मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीबीडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आपका AKTU कोर्स कोड KEE302 में पुनः स्वागत करता हूं। हम जो ये लेक्चर 5 है इस सीरीज़ का, आपने पूर्व के भी लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो भी देखें, क्योंकि वो इससे पहले के पूर्व के जो ज़रूरी कंसेप्ट या ज़रूरी मालूमात हैं उनसे संबंधित है, तो उससे आपको मदद मिलेगी। अब ये जो लेक्चर 5 है हमारा इस मॉड्यूल का, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है, उसमें हम लगभग आधे घंटे में एरर्स इन मेज़रमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इसका जो बेसिकली आउटलाइन और जो आउटकम रहेंगे इस आधे घंटे की चर्चा के बाद, हमको सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू वैल्यू के बारे में जानकारी होगी। साथ के साथ जैसा मैंने कहा कि एरर्स इन मेजरमेंट्स क्या क्या वो भिन्न तरीके की एरर हैं, उनका क्या वर्गीकरण है, किस आधार पे हमने उसको वर्गीकृत किया गया है। तो सभी जो महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं जो कि मापते समय हो सकती हैं, नापते समय हो सकती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके क्लासिफिकेशन को भी विस्तार से चर्चा करेंगे और बाद में कुछ निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास होगा। ट्रू वैल्यू, तो एरर्स इन मेजरमेंट में ट्रू वैल्यूज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ measured values, okay, when average deviations due to the various contributing factors tends to be 0। तो बेसिकली ये माना जाता है कि ट्रू वैल्यू जो पूर्व में इस तरीके की परिभाषा थी और एक समझ थी, और आज भी है, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं रही, कि अगर हम इनफाइनाइट मेजरमेंट्स करें और फिर उन इनफाइनाइट मेजरमेंट्स में देखें कि एवरेज जो डेविएशन है, जो क्योंकि अगर सपोज कीजिए कोई वैल्यू 4.1 आ रही है, एक बार 3.9 आ रही है, फिर 4 आ रही है, तो 4 को अगर हमने एक रेफरेंस मान लिया तो एक बार 0.1 आप देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, एक बार -0.1 आ रहा है। तो अगर इन सारे डेविएशंस को हम सम करें, सबको जोड़ें, और अगर वो 0 आ रहा है, इफ़ इट इज़ टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है कि हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू आई, ओवरऑल एवरेज आया, तो वो एवरेज को हम मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू, ऐसा मानते थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। लेकिन जैसे हमने कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट, कि हम किसी चीज़ को हज़ारों बार या अनगिनत बार नापें और उसके बाद उसका एक एवरेज लें और फिर उसको माने ट्रू वैल्यू, इस तरीके के मेजरमेंट करना, यानी कि इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होना, बार बार मेजरमेंट करना, ये बहुत ही सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। आप चाहेंगे कि एक ही बार मेजरमेंट हो और आपको ट्रू वैल्यू के बारे में जानकारी हो जाए। तो इन फैक्ट इन प्रैक्टिस द टर्म ट्रू वैल्यू देन रिफर्स टू ए वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन्ड, जो प्रैक्टिस में माना जाता है ट्रू वैल्यू, उसको आप मानते हैं, विच रिफर्स टू द वैल्यू दैट विल बी ऑब्टेन्ड इफ द क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशंस वर मेजर्ड बाय एन एग्जाम्पलर मेथड। कि अगर हम एग्जाम्पलर मेथड का इस्तेमाल करें, और वो कुछ डेफिनेट मेथड्स होते हैं, निश्चित तरीके होते हैं नापने के, और उनसे जो हमको वैल्यू मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है। सो दीज मेथड्स आर एग्रीड अपॉन बाय एक्सपर्ट्स। ऐसा नहीं कि हम किसी भी मेथड को एग्जाम्पलर मेथड मान लेंगे। एक्चुअली कुछ ही रिकमेंडेड मेथड्स को आप एग्जाम्पलर मेथड मानते हैं, और उनसे जो मान मिलता है उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा ट्रू वैल्यू है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंटली एक्यूरेट फॉर द पर्पस फॉर विच द डाटा विल अल्टीमेटली बी यूज्ड। यानी कि जिस काम के लिए हम डाटा का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके लिए हम उसको पाते हैं कि वो सफिशिएंटली एक्यूरेट है। नाउ एरर्स इन मेजरमेंट, क्योंकि हमने क्यों ट्रू वैल्यू को समझा, क्योंकि आप उसको देखेंगे कि ट्रू वैल्यू जब हम एरर्स इन मेजरमेंट मालूम करते हैं, यानी कि हमारे मापने में या नापने में या पैमाइश में क्या गलती हुई है, अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है जब हमको उसकी ट्रू वैल्यू मालूम हो। और ये ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्रू वैल्यू को कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक एरर, क्योंकि एरर के जैसा मैंने कहा कई तरीके के प्रकार होते हैं, तो वन इज़ द स्टैटिक एरर। नाउ व्हाट इज ए स्टैटिक एरर? एज यू कैन सी इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। यानी कि अगर हमने कोई मेथड ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और उससे हमको कोई माप मिल रही है, वी आर गेटिंग सम वैल्यू,
है, ओके। क्योंकि पहले वो अननोन था पैरामीटर, सपोज कीजिए किसी का लेंथ मापा हमने, किससे, स्क्रू गेज से, तो हमको कोई मेजर्ड वैल्यू मिला, लेट्स से दैट इज 1.25 ओके 0 सेंटीमीटर, और हमको ट्रू वैल्यू भी मालूम है उसकी, लेट्स से दैट इज 1.240 सेंटीमीटर, लेट्स से दिस इज गिवन एज द ट्रू वैल्यू ओके ऑफ दैट instrument, true value. So it means there is some error. What is that error? That error will be if we subtract this measured means measured value से हम अगर true value को minus कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, static error. So that will be basically 0.10 centimeter. So that will be the static error. Now mind it कि इसमें हमको मान क्या है, true value is given as 1.240 और जबकि हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या है 1.250 ओके। तो इसका मतलब है जो एरर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है ओके, पॉजिटिव एरर आ रही है, और कितना एरर है वो, दैट इज 0.010 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.10 एंड इट इज अ पॉजिटिव एरर बिकॉज यू आर गेटिंग एन वैल्यू विच इज मोर देन द ट्रू वैल्यू ओके। अब एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, इसकी एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर क्या होगी, दैट विल बी 0.10, तो वहाँ आप बेसिकली मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करते हैं, दैट इज एन एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर। देन एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर की जब बात करते हैं तो वो बहुत प्रासंगिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक अमीटर से हम करंट को मेज़र कर रहे हैं और 1 एम्पियर उसका मेज़रमेंट में एरर आ रहा है, तो अब वो अमीटर कितना एक्यूरेट है इसके बारे में जज करना केवल एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर से या स्टैटिक एरर से मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1 एम्पियर अगर एरर है तो ये आपको समझना होगा कि जो स्केल है उस अमीटर का जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है, वो 1 to 100 एम्पियर है या 1 to 50 एम्पियर है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो एरर आया है, क्या हम जो मेज़रमेंट कर रहे हैं करंट का वो उसकी ट्रू वैल्यू 5 एम्पियर है या 100 एम्पियर है। मायने क्या है इसके कि अगर 5 एम्पियर लेट से उसकी ट्रू वैल्यू है और आपको एरर के साथ कितनी एरर दी हुई है, लेट से 1 एम्पियर, तो इसका मतलब वो आपको 6 एम्पियर दे सकता है अगर प्लस 1 एम्पियर की एरर है, और वो -4 एम्पियर, वो 4 एम्पियर भी दे सकता है अगर 1 एम्पियर की नेगेटिव एरर है। लेकिन याद रखना, यहाँ समझना होगा आपको कि अगर यही बात हम 100 एम्पियर के मेजरमेंट पे लागू करें तो इसका मतलब है कि 101 भी दे सकता है वो आपको, और 101 एम्पियर और दूसरा 99 एम्पियर। अब ये दोनों ही केस डिफरेंट हैं। अगर हम 5 एम्पियर के लिए 1 एम्पियर का एरर दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एरर बहुत बड़ा है, बिकॉज 1 एम्पियर का एरर इन व्हेन द मेजरमेंट इज ओनली टू बी डन फॉर ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एम्पियर, इट मीन्स इट इज गोइंग अराउंड 20% ओके। और अगर 100 एम्पियर की बात करें तो देन इट इज गोइंग इन रेंज ऑफ 2 एम्पियर, मीन्स अगर प्लस की बात करें तो 101 और माइनस की बात करें तो 99 एम्पियर, तो मैक्सिमम आपका 2 एम्पियर जा रहा है, तो 100 के रेफरेंस में जा रहा है, तो मीन्स 2/100 मीन्स इट इज़ +-1 एम्पियर और +-1% ओनली। जबकि यहाँ पे क्या है, +- 20 मीन्स 10% हियर एंड 10% देयर, और बेसिकली 20%, 5 के रेफरेंस में 20% हो जाएगा, +20% और -20%। तो यू कैन सी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट 100 ampere, it is turning out only +-1%, but when we are talking about 5 ampere measurement, it is turning out +-20%. So there is a huge difference. This we measure with the reference of a relative static error. तो रिलेटिव स्टैटिक एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्टैटिक एरर का मतलब होता है कि जब आप एरर का जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर को अगर आपने डेल ए कहा और जो उसकी ट्रू वैल्यू है, यानी कि अगर आपने उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को एएस माना, सो ये दोनों का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ द टू, ओके, दैट इज नोन एज द रिलेटिव एरर. सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू del A, which is an absolute static error, and AS is the standard value of that variable. यानी कि जैसा कि आपने देखा कि उस केस में it was 1 ampere upon 5 ampere. Okay, so that we said that it will be coming as +-20%. But in case of 100, it was obviously +-1 ampere
प्लस माइनस 1 एम्पियर अपॉन 100, सो इट वाज ओनली 1%, प्लस माइनस 1%. सो यू मस्ट रियलाइज कि कितना एक्यूरेट है. इस चीज़ का अंदाज़ा हमको एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर से नहीं मिलता, लेकिन हाँ रिलेटिव स्टैटिक एरर से ज़रूर हमको ये अंदाज़ा मिल जाता है. नाउ एरर्स इन मेजरमेंट की अगर और बात करें तो परसेंटेज स्टैटिक एरर भी है. तो परसेंटेज स्टैटिक एरर में क्या है कि रिलेटिव एरर्स को परसेंटेज रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं. तो परसेंटेज रिलेटिव एरर में क्या है, जो आपको अभी मिला डेल ए अपॉन ए एस, तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज यू नो द परसेंटेज, सो यू विल गेट इट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज रिलेटिव एरर. ओके, और यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डेल होगा, डेल ए होगा, यानी कि जो स्टैटिक एरर है वो कितना परसेंटेज है. तो उसको अगर मालूम करना है केवल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में मालूम करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100%, 100 नंबर. नाउ स्टैटिक करेक्शन, स्टैटिक करेक्शंस के क्या मायने हैं? स्टैटिक करेक्शन के मायने हैं कि जो भी आपका स्टैटिक एरर है, अगर आप उसको माइनस कर देते हैं, ओके, तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल मेजर्ड वैल्यू जो भी आपका मेजरमेंट है, और आपको सपोज कीजिए पहले से ही मालूम है कि स्टैटिक एरर कितना है, तो अगर आप उसको, मैं एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर को, यानी कि अगर उसमें एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर को माइनस कर दें, तो आपको एक्चुअली क्या है, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी या एक्चुअल वैल्यू है. तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट यू विल गेट. सो एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए अगर आपको पहले से ही एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर दिए, तो उसको माइनस करके किससे, मेजर्ड वैल्यू से आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है. सो दिस इज नाउ एरर कैलिब्रेशन कर्व. व्हाट इज एरर कैलिब्रेशन कर्व? एरर कैलिब्रेशन कर्व क्या है कि अगर आप एरर को लें, ओके, परसेंटेज एरर जो अभी आपने देखा था, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो सपोज कीजिए आपने इसको 0 माना ओरिजिन, दिस इज 1%, दिस इज 2% और 3%, और ये सी को आपने लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सिमिलरली दिस इज -1, -2 एंड -3 एंड लाइकवाइज आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर एरर आपकी ज़्यादा है. तो अगर यहाँ परसेंटेज आपने एरर ले लिया आपके रिलेटिव एरर्स, ओके, परसेंटेज एरर, परसेंटेज स्टैटिक एरर, यू कैन से परसेंटेज स्टैटिक एरर, और यहाँ पे आपने परसेंटेज जो फुल स्केल रीडिंग है वो ले लिया. यानी कि अगर सपोज कीजिए ये 20% है, 20, दिस इज 40%, दिस इज 60%, दिस इज 80% एंड दिस इज 100%. तो ये एरर का क्या पैटर्न आ रहा है? तो सपोज कीजिए एरर का लेट से कहीं यहीं पे पॉजिटिव आई, कहीं नेगेटिव आई, या फिर ये फर्दर नेगेटिव हो गई, देन ये पॉजिटिव हो गई. तो ये जो एरर का वेरिएशन है परसेंटेज स्टैटिक एरर का विद रेफरेंस टू फुल स्केल स्पान और फुल रेंज, ओके, जो मेजर्ड वेरिएबल का फुल रेंज है, तो उस फुल रेंज पे कैसे एरर का वेरिएशन आ रहा है. तो वैल्यू को लिया है किसमें, स्केल के रेंज में. हो सकता है कुछ रीडिंग्स आपकी हाफ स्केल पे आ रही हो. सपोज कीजिए अगर मेजरमेंट 0 to 100 एम्पियर के बीच में है, तो अगर 50 एम्पियर पे है तो बीच में आएगा, ओके. लेकिन 50 एम्पियर मेजर करते हुए कितनी एरर आ रही है उसको आपने करस्पॉन्डिंग यहाँ दिखाया, लेट से वो पॉजिटिव एरर आ रही थी. लेकिन जब आपने 85 पे मेजरमेंट किया तो लेट से वहाँ नेगेटिव एरर आ रही थी, एंड दैट वाज -2%. तो जब एरर का वेरिएशन आप स्केल, जो मेजर्ड स्केल है उसकी स्केल रेंज में दिखाते हैं 0 to 100%, देन यू कॉल इट एज ए एरर कर्व, ओके. अब ये स्केल रेंज क्या है या स्केल स्पान क्या है? दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है. तो स्केल रेंज का मायने होता है कि सपोज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है और वो आपको 0 से 300 एम्पियर का मेजरमेंट करता है. तो इसका मतलब जो है, जो मिनिमम वैल्यू जिसको वो मेजर कर सकता है और मैक्सिमम वैल्यू, ओके, तो दैट यू कॉल इट एज ए स्केल रेंज. या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि सपोज कीजिए एक वोल्ट मीटर है जो आपको 200 वोल्ट से लेके और 1000 वोल्ट तक मेजर करता है. तो इसका मतलब क्या है, उसकी मिनिमम जो मेजरमेंट वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है वो 200 वोल्ट है, और जो मैक्सिमम जो वो मेजर कर सकता है वो लेट से 1000 वोल्ट है. नाउ दिस इज ए स्केल रेंज, द मिनिमम value that it can measure and the maximum value that it can measure. But what is scale span? Scale span is basically, scale span is maximum minus minimum. यानी कि जो हमने अभी 200 वोल्ट मिनिमम बोला और 1000 मैक्सिमम बोला, यानी कि 1000 से अगर 200 को माइनस कर दें, मीनिंग देयर बाय 1000
minus 200, these are in volts, तो you will say this span will be 800 volt, it will be 800 volt. Whereas जो फर्स्ट केस में जिसमें हमने कहा कि अगर करंट मेजर कर रहे हैं 0 to 300, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पान होगा दैट विल बी 300 minus 0. So maximum value minus minimum value, I repeat, maximum value that you can measure minus minimum value. So minimum value may not necessarily always be 0, हो सकता है कुछ और हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा 200 और 1000, 200 एंड दिस, तो उसमें जो बेसिकली स्केल स्पान आया दैट इज नॉट 1000, दैट इज 800, बिकॉज 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800. सिमिलरली अगर ये अमीटर सपोज कीजिए 100 से 300 एम्पियर मेजर करता, तो उसमें स्केल स्पान कितना होता, 300 माइनस 100, दैट इज 200. बट इन दिस केस सिंस द इनिशियल मेजरमेंट इज 0 and 300 is the maximum, so the span is 300. Okay, so that is scale span. Now error in measurement. तो error in measurement में क्या है, पहला तो लिमिटिंग एरर है जिसको आप गारंटी एरर भी कहते हैं, कि ये बेसिकली दिस इज द चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी डिजायर्ड. तो लिमिटिंग एरर का मतलब है कि कोई मैन्युफैक्चरर आपको कहता है कि कोई सपोज कीजिए उसने एक वाट मीटर आपको सप्लाई किया, तो दैट मैन्युफैक्चरर में से कि आपका जो मैक्सिमम एरर आएगा प्लस माइनस दैट्स लेट्स से ही सेज इट इज़ 2%. तो इसका मतलब अगर उसकी फुल स्केल रीडिंग 0 से 100 वाट है, तो आपको जो मैक्सिमम एरर मिल सकती है वो 100 के करस्पॉन्डिंग क्या हुई, दैट विल बी 2 वाट. तो प्लस माइनस 2 वाट, और ये प्लस माइनस 2 वाट फुल स्केल पे भी मिल सकता है और ये ट्रू वैल्यू पे भी हो सकता है. तो सपोज कि 10 वाट भी अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, मुमकिन है कि आपकी रीडिंग जो है वो 8 या 12 हो जाए. लेकिन याद ये समझना होगा कि जो लिमिटिंग एरर है दिस डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, और हाउ एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, और हाईली स्किल्ड वर्कमैनशिप. तो ऑटोमेटिकली जहां आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो वहां आप बेहतर डिज़ाइन के लिए जा सकते हैं, एक्सपेंसिव मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कमैनशिप यूज़ होगी. लेकिन जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जहाँ आप ज़्यादा एरर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट गो फॉर कॉस्टली डिज़ाइन, मीनिंग देयर बाय you have to make certain compromise, you may have to make certain compromise in terms of choice of material or the skilled workmanship, क्योंकि the cost does not permit you, or maybe it may not be wise to purchase that a costly instrument, such a costly instrument. The limiting error, जैसे हमने कहा कि गारंटी एरर है, so manufacturer has to specify the deviation from the nominal value of a particular quantity, so that is basically given as a percentage of the full scale reading. तो वो ये बेसिकली परसेंटेज के फॉर्म्स में दिया जाता है, और वो फुल स्केल के करस्पॉन्डिंग होता है. ट्रू स्केल में या ट्रू वैल्यू पे बहुत रेयरली दिया जाता है. ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट आई वुड से 99.9% ओनली फॉर द फुल स्केल. द लिमिट्स ऑफ दीज डेविएशंस फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू आर डिफाइंड एज द लिमिटिंग एरर और गारंटी एरर. ओके, सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द लेट्स से नॉमिनल वैल्यू AS, लेट्स से दिस इज ओके. सो if AS is the nominal value, then del A, that is the guarantee error. Del A is the guarantee error. So del A is, this is usually given in terms of percentage. तो आप ये कह सकते हैं कि कितना एरर होगा. अगर 0 से 100 एम्पियर के लिए 2% है, इसका मतलब कि अगर वो अमीटर है तो प्लस माइनस 2 एम्पियर कुड बी द एरर वाइल मेजरमेंट. नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल में आप देखिए, द लेट्स से एक इंडक्टेंस है और इंडक्टर इज गिवन एज 1 मिली हेनरी, और उसमें आपको एरर दिया हुआ है प्लस माइनस 4%. तो फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस इज गारंटेड. तो अगर प्लस माइनस 4% दिया हुआ है और एक मैन्युफैक्चरर आपको एक इंडक्टर दे रहा है और उससे इंडक्टेंस की वैल्यू, तो क्या वैल्यू हो सकती है कि, तो ये आपको समझना होगा. 1 मिली हेनरी दे रखा है हमको, 1 मिली हेनरी इज द वैल्यू दैट इज गिवन, और प्लस माइनस 4, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस माइनस 4%, मीनिंग देयर बाय 0.04 मिली हेनरी कुड बी द डेविएशन. ओके, क्योंकि प्लस माइनस 4% किसका है, 1 मिली हेनरी का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.96 मिली हेनरी से ओके 1.04 मिली हेनरी तक हो सकती है. तो दैट इज द वेरिएशन.
क्योंकि एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी इसमें जो पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल, दैट विल बी 0.04। तो 0.04 माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज है। वैल्यू में लाई इन बिटवीन ऑल्सो, लेकिन कह सकते हैं कि जो जब आप इसको यूज़ करेंगे इस इंडक्टर को, तो इस इंडक्टर की वैल्यू वेरी कर सकती है 0.96, जो कि लीस्ट पॉसिबल है, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता है, और 1.04 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दैट इज़ हाउ द वेरिएशन इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया, दैट इज 0 to 20 एम्पियर अमीटर हैज़ ए गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 5%। तो 0 से 20 एम्पियर का दिया हुआ है और इसमें फुल स्केल रीडिंग पर 5% दिया हुआ है। द करंट मेजर्ड बाय दिस अमीटर इज 10 एम्पियर। ओके, तो 10 एम्पियर उस समय जो है वो एक्चुअल मेजरमेंट आ रहा है, जो मेजरमेंट आ रहा है। ओके, तो मेजर्ड वैल्यू इज 10 एम्पियर और रेंज क्या है 0 to 20। स्पान क्या है, अगर आप स्पान याद रखें तो 20 - 0। ओके, और रेंज है 0 से 20। कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिजल्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं डेल ए इक्वल टू एप्सिलॉन आर ए एस। तो ये एप्सिलॉन आर इज डेल ए अपॉन डेल एस, यानी कि डेल ए अपॉन ए एस। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितना 5% दिया हुआ है, 0 से 20। 5% का मतलब क्या है, 20 पे फुल स्केल पे ले रहे हैं हम, तो दैट विल बी 1 एम्पियर। ओके, 5% विल बी 1 एम्पियर, तो यानी कि 1 एम्पियर प्लस माइनस एरर हो सकता है। ओके, और करंट मेजर कितनी की जा रही है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर पे हो रहा है, तो ट्रू वैल्यू क्या है, बेसिकली 10 एम्पियर है जो मेजर्ड वैल्यू है। तो आप जो निकालेंगे रिलेटिव एरर दैट विल बी 1 एम्पियर, क्योंकि ये प्लस माइनस हो सकती है, तो फुल स्केल पर ही निकालना है, याद रखिए। दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन फुल स्केल। और ये कैसे निकला, 5% ऑफ 5/100 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, 20 एम्पियर। तो फुल स्केल इज 20 एम्पियर। सो अगर आप इसको सॉल्व करें यू विल गेट इट 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर, अब एक्चुअल जो मेजरमेंट हो रहा है वो 10 एम्पियर है, नॉट 20 एम्पियर। आप फुल स्केल पर नहीं है, आपका मेजरमेंट इस समय 10 एम्पियर पे हुआ है। 10 एम्पियर को आप मेजर कर रहे हैं, तो इसमें एरर कितनी हो सकती है, इट कुड बी 9 और इट कुड बी 11। सो 1 एम्पियर अपॉन 10 एम्पियर। तो जो परसेंटेज आएगा, अगर इसको परसेंटेज से निकालना है तो आपको वैसे तो वैल्यू 0.1 आएगी, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में हमको मालूम करना है तो आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट इज वाई यू विल गेट 10%। तो यू कैन सी फुल स्केल पे 5% एरर है, बट इस केस में एरर विल बी इट विल बी 10%। तो अगर आप जितना कम मेजरमेंट करेंगे, जितनी कम वैल्यू को मेजर करेंगे, एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू इज डिफरेंट। रिलेटिव फ्रैक्शनल लिमिटिंग एरर्स, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरर टू द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। तो ये रिलेटिव एरर से आपको बेसिकली एक्यूरेसी का आइडिया होता है, एब्सोल्यूट एरर से नहीं होता, जैसे हमने पहले भी कहा। और रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट करते हैं आप एप्सिलॉन आर से। सो एप्सिलॉन आर, ओके, एंड दिस इज डेल ए, जो कि आपकी स्टैटिक एरर आ रही है, डिवाइडेड बाय जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू है, एएस या मेजर्ड वैल्यू है। ओके, सो इसको भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कि सपोज कीजिए दो रजिस्टर हैं, R1 इज गिवन एज 10 एम्पियर 10 ओम और R2 इज गिवन एज 20 ओम, और पहले वाले में 10% प्लस माइनस एरर पॉसिबल है और दूसरे में 5% है। और आपको मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द लिमिटिंग एरर ओम्स इन परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर हम एरर को इग्नोर करें तो वैल्यू क्या हो सकती है, दैट विल बी R1 प्लस R2, तो मीनिंग देयर बाई 10 प्लस 20, ओके, 10 प्लस 20, तो दैट विल बी 30 ओम। ओके, लेकिन अगर एरर की भी बात साथ के साथ करें तो आप देखिए 10% 10% 10 ओम का कितना होगा, दैट विल बी 1 ओम। ओके, सो दैट विल बी प्लस माइनस 1 ओम, और 20 ओम का भी 5% लेंगे तो कितना होगा, दैट विल बी अगेन 1 ओम। ओके, सो बेसिकली ये प्लस माइनस जो है आप बाहर लेंगे, यानी कि 10 प्लस 20 तो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, और प्लस माइनस दिस। सीरीज में एरर्स को याद रखिए, जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, ओके, या एडिशन हो, एरर्स दे एक्यूमुलेट टुगेदर, बिकॉज प्लस माइनस दोनों तरफ पॉसिबल है। तो इसको हम कहेंगे 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, क्योंकि दोनों को आपने मैक्सिमम तरीके से लिया, तो और प्लस माइनस दिस। सो मीनिंग देयर बाई 30 तो आपका एक्चुअल वैल्यू, अगर ये एब्सोल्यूट होती अगर कोई एरर ना होता, और 30 के साथ जो एरर का वेरिएशन हो सकता है वो प्लस माइनस 2 का हो सकता है, दैट इज प्लस माइनस 2, ओके, ओम। सो मीनिंग देयर बाई जो वैल्यू वेरी कर सकती है दैट विल बी 28 ओम से लेके और 32 ओम तक वेरी कर सकती है, टू 32
ओम। तो अब कितना यहाँ पे देखिए, सो वेरिएशन विल बी प्लस माइनस 2 ओम का वेरिएशन आएगा और वैल्यू आएगा 30। तो एक्चुअल में अगर हम कहें तो वही 28 से लेके 32 तक आपका इसका वेरिएशन होगा। और परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो क्या होगा, दैट विल बी 2 अपॉन, क्योंकि 2 आपका मैक्सिमम 2 ओम का वेरिएशन हो सकता है, सो दैट विल बी 2 ओम अपॉन 30। ओके, और क्योंकि हमको परसेंटेज में मालूम करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, सो दैट विल बी 6.66 परसेंटेज। सो आंसर विल बी 6.66 परसेंटेज। ओके, क्योंकि रिलेटिव्स की बात की है तो रिलेटिव का मतलब क्या है, आपको जो भी आपका एब्सोल्यूट आया है, स्टैटिक एरर कितना आ रहा है 2 ओम, क्योंकि 1 ओम आपका 10 ओम में पॉसिबल है, 20 ओम में भी 1 ओम पॉसिबल है, दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाई एक्चुअल कितना मैग्नीट्यूड आएगा 30। ओके, और तो 2 ओम डिवाइडेड बाई 30 विल बी 6.6, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके 0.66 क्या है वो, दैट विल बी 6.66। तो आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करें तो 6.67% विल बी द एरर। द आंसर विल बी 6.67, अगर राउंड करें 6.67, दैट विल बी द आंसर। ओके, नाउ ये एक और ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि हम एरर्स को 3 कैटेगरी में दूसरे तरीके से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दैट इज ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ग्रॉस एरर जो है हम उन एरर्स को मानते हैं जो ह्यूमंस की वजह से होती हैं, यानी कि बिकॉज इट मेनली कवर्स ह्यूमंस मिस्टेक्स इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो एरर्स आती हैं आप उनको ग्रॉस की कैटेगरी में रखते हैं, एंड दे आर अवॉइडेड बाय टेकिंग केयर इन रीडिंग्स एंड रिकॉर्डिंग। तो अगर ह्यूमंस के जो इन्वॉल्वमेंट है, दे आर मोर कॉन्शियस, देन दे कैन रिड्यूस इट बाय टेकिंग ड्यू केयर एंड ड्यू प्रिकॉशंस। सो मल्टीपल रीडिंग्स, इसका रेमेडी क्या है कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लें, जिससे कि अगर वो एरर हो रही है तो डिफरेंट रीडिंग्स लेते समय वो ऑटोमेटिकली डेविएशंस आपको रिफ्लेक्ट होंगे और आप एवरेज लेके उस डेविएशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो सिस्टमेटिक एरर का है। सिस्टमेटिक एरर, दीज टाइप्स ऑफ एरर्स आर रिलेटेड विद द इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल। तो इसके भी 3 डायमेंशंस हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती हैं वो इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग्स की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स में रहती हैं, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर या उसकी कंस्ट्रक्शंस या कैलिब्रेशंस या ऑपरेशंस का जो इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग डिवाइस में अगर कोई इशू है या मिसयूज़ हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का, या फिर लोडिंग इफेक्ट्स है, इन सारे कारणों से जो है आपकी ये इंस्ट्रूमेंट एरर्स हो सकती हैं। ओके, और इन्वायरमेंटल एरर्स जो हैं, जैसे कि अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि स्प्रिंग, जो पीएमएमसी में अगर स्प्रिंग ओल्ड एज हो गई, पुरानी हो गई, तो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू द एरर्स। या वोल्ट मीटर में अगर हमने जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंपेरेबल है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है, तो उस वजह से भी एरर आएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दीज आर बिकॉज ऑफ द issues with the instruments, whereas environmental जो errors हैं they are due to the conditions external to the measurement device, okay, including conditions in area, for example temperature, pressure, humidity or other parameters. Or to reduce these errors we basically measures सच एज कांस्टेंट टेम्परेचर, लो, और तो हम क्या है एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या शील्डिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये जो वेरिएशंस हैं विद द हेल्प ऑफ शील्डिंग वी कैन रिड्यूस देम, और बाय यूजिंग प्रॉपर सीलिंग वी कैन रिड्यूस दिस इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशंस ऑफ एनवायरमेंट। अनदर इज़ ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर्स में बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन की वजह से होता है, जैसे कि पैरालेक्स का इफेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमंस का अगर लाइन इन लाइन विद द विज़न नहीं है, लाइन ऑफ विज़न प्रॉपर नहीं है, अगर आपने इस पॉइंटर की इमेज को ऊपर से नहीं देखा और आपने इसके रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर साइड से आप देखेंगे तो इट विल लीड टू द एरर। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल रेस्पॉन्स भी रहते हैं ह्यूमंस के, तो उस कारण से भी आपको इसको कंट्रोल करना होता है। डिजिटल डिस्प्ले अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे इश्यूज आपके खत्म हो जाते हैं। रैंडम एरर्स वो एरर्स हैं जो कि बाकी सारे फैक्टर्स जिनसे आप अनअवेयर हैं उनको इन्वॉल्व करने से होती हैं, तो दे आर रैंडम एरर्स विच यू कैन नॉट एट्रीब्यूट टू एनी अदर रीजंस। रैंडम एरर्स आपकी रिलायबिलिटी को रिड्यूस करती हैं, और जबकि आपकी सिस्टमेटिक एरर एक्यूरेसी को रिड्यूस करती हैं। तो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन, अगेन द सेम दैट वी डिस्कस, एंड we will continue with the numericals in next lectures also, okay. So I will take it up. तो
ये डिफरेंट एरर्स थे, सभी ब्रॉडली क्लासिफिकेशंस में इंक्लूड हुए। हम इस चर्चा को अगले लेक्चर में भी जारी रखेंगे। तो आपका फिर से पुनः स्वागत होगा। आप अगली सीरीज़ के लेक्चर्स को भी लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।